प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का सेकेंड सिटिंग में इतिहास विषय का परीक्षा था। आप लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया है। उसी का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप लोग के सपोर्ट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। खंड क में सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन आया था, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो वो है ब्राज़ील। सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। चीन में कुओमिंतांग KMT पार्टी का संस्थापक कौन था? तो सुन यान सेन था। द लॉस्ट सफ़र की रचना किसने की थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने। इनका एक और रचना है मोनालिसा। फिर है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार का नाम लिखे। तो पुनर्जागरण काल के 3 मूर्तिकारों के नाम थे। पहला है लोरेंजो गिबर्टी। यह एक पुनर्जागरण युग का एक महान मूर्तिकार था। इसका काल 1378 से 1455 के बीच का रहा है। इस मूर्तिकार ने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे बनाए थे, जिसकी प्रशंसा में यह कहा गया है कि यह द्वार तो स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य है। फिर है दोनातेल्लालो। यह इस मूर्तिकार का काल 1386 ईस्वी से 1466 ईस्वी के बीच रहा है। इस मूर्तिकार द्वारा 15 फीट ऊंची बनाई गई पेता की मूर्ति एक श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। फिर है माइकल एंजेलो। यह मूर्तिकार भी पुनर्जागरण काल का एक महान मूर्तिकार और चित्रकार था। इस मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया था सबसे महान चित्र द लास्ट जजमेंट है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज यात्रा की चर्चा करें। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट तक की यात्रा की और इसके बाद से हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। कालीकट के शासक जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक ही था। अंततः वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा हुआ पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिकी। परिणाम स्वरूप इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। पूरब के साथ व्यापार करने के लिए इंडिया नामक कंपनी की स्थापना पुर्तगालियों ने की। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन शुरू हो गया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जेमोरिन द्वारा बाद में बंद कर दिया गया। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कन्नूर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के रूप में जाना जाता है। 1508 में यह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुए, किंतु 1509 में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया तथा दीवा पर अधिकार कर लिया। दीवा पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गए। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीवा पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। अगला है चीनी क्रांति के बारे में लिखे। तो चीनी साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में हुई थी। सन 1949 में चीनी साम्यवादी दल का चीन की सत्ता पर अधिकार करने की घटना चीनी साम्यवादी क्रांति कहलाती है। चीन में 1946 से 1949 तक गृह युद्ध की स्थिति थी। चीन में आधिकारिक तौर पर इस अवधि को मुक्ति संग्राम कहा जाता है। चीन की पहली क्रांति का सूत्रपात डॉक्टर सन यात सेन ने किया था। उन्हीं के प्रयत्नों से राष्ट्रवादी चीनी पार्टी की स्थापना हुई, जिसे कुओमिंतांग के नाम से जाना जाता है। चीनी क्रांति 10 अक्टूबर 1911 से लेकर 12 फरवरी 1912 ईस्वी तक चला
था जिसने चीन देश को राजतंत्र से गणतंत्र घोषित कर दिया गया। चीन में दूसरी क्रांति की शुरुआत 1916 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक चला, जिसे सामवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। चीन में मंचू वंश का अंत 1911 ईस्वी में हुआ। अगला है पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं? तो पुनः जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनः जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। फिर है मेंजी पुनः स्थापना क्या है? तो जापान में मेंजी पुनः स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसने जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांति द्वारा सैद्धांतिक रूप से सम्राट की सत्ता को पुनः स्थापित किया गया तथा नए सम्राट ने मेंजी की उपाधि धारण की। पश्चिम की सामुद्रिक शक्तियों से व्यापारिक संबंधों की नई नीति नवीन जापान के उदय की घोषक थी। 1868 में जापान में तोकुगावा शोगुनों की शक्ति का अंत हुआ और अभी तक निष्क्रिय रहे जापान के सम्राट ने राज शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। जापान के जिस सम्राट के शासनकाल में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उसका नाम है मित्सुहितो था। वह 1867 में सिंहासन रूढ़ हुआ था। उसने 1868 में मेंजी मतलब प्रकाश पूर्ण शांति की उपाधि धारण की। सत्ता परिवर्तन की इस घटना को जापान के इतिहास में मेंजी इनशिन अथवा मेंजिन पुनर्स्थापन के नाम से जाना जाता है। फिर है रेड इंडियन कौन थे? तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी है। इनकी खोज कोलंबस ने की थी जो कि भारत की खोज में निकला था और उसने अमेरिका को ही भारत मान लिया था। रेड इंडियन उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है। वे मंगोलियाड प्रजाति की एक शाखा माने जाते हैं। रेड इंडियन 500 स्वतंत्र कबीलों का सामूहिक नाम है जो अमेरिकी सरकार के संधि के अंतर्गत आरक्षित इलाके में रहते हैं। यूरोप से लोगों के आने से पहले जो लोग अमेरिका महाद्वीप के निवासी थे उनको रेड इंडिया या नेटिव इंडियन कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं। फिर है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन एवं केंद्रीय सत्ता द्वारा सामूहिक हित व कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समान अर्थव्यवस्था अथवा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सन 1917 में रूस में क्रांति हुई एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ। खंड ग मतलब सेक्शन सी का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 15। माया, इक्का तथा इज़टेक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो माया सभ्यता का उदय 1100 ईस्वी में के लगभग हुआ। यह मध्य अमेरिका के एक बड़े भाग में फैली हुई थी। फिर भी इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। माया सभ्यता की मुख्य विशेषता का वर्णन इस प्रकार है। पहला, ये लोग अनाज के खेतों के पास बस्तियों में रहते थे। उनके भोजन में मक्का, सेम, आलू, पपीता, स्वाकांश और मिर्च शामिल थे। वे सूती वस्तुओं का प्रयोग करते थे। वे चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। भोजन के लिए अधिक से अधिक मक्का उगाने के उद्देश्य से ये अपने देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। वे अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्यों और कर्मकांडों में विश्वास रखते थे। उनका एक धार्मिक कृत्य रबड़ की गेंद का खेल था। उनके अनेक देवता थे जिनमें अग्नि देवता और मक्का देवता मुख्य थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। उनकी लिपि चित्रात्मक थी, कहीं कहीं स्वरों का प्रयोग भी होता था। उन्होंने अनेक भव्य पिरामिड, चौक, वैधशालाएं तथा मंदिर बनाए। वे मूर्तिकला और चित्रकला में भी बड़े निपुण थे। उन्होंने सौर पंचांग का निर्माण किया जिसके अनुसार वर्ष में 365 दिन होते थे। उन्होंने गणित के ज्ञान, हेराग्लिफिक लेखन और कागज के प्रयोग में भी निपुणता दिखाई। फिर है एज़टेक सभ्यता। 12वीं शताब्दी में माया सभ्यता के पतन के बाद अमेरिका में एज़टेक लोगों ने सभ्यता की ज्योति जलाई। एज़टेक लोग जिन्होंने जेनोका भी कहते हैं, जेनोस्टालन, फिर है टाटा टे लोको नाम की 2 राजधानियां बसाई। इन लोगों की सभ्यता मुख्य विशेषता ये है, इनका साम्राज्य 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे 38 प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासक एक गवर्नर चलाता था। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। सूर्य देवता और अन्य देवी इनके प्रमुख थे। वे अन्य देवी को देवताओं की जननी मानते थे। इन लोगों ने धातुओं को पिघलाकर इसका प्रयोग करना सीख लिया था। उन्होंने धार्मिक समारोहों से संबंधित एक पंचांग बनाया। इसके अनुसार वर्ष में 260 दिन होते थे। 1521 ईस्वी में इज़टेक साम्राज्य का अंत हो गया। फिर है
इंका सम्राट। इस सभ्यता के निर्माता इंका लोग थे। उन्होंने 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दक्षिण अमेरिका के एडियन क्षेत्र में अपनी सभ्यता को विकसित किया। इस सभ्यता की मुख्य विशेषता ये है। पहला, इंका लोगों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें अनेक बड़े नगर थे। कुज्को नगर इस साम्राज्य का मुख्य केंद्र था। सारा साम्राज्य 4 भागों में बांटा हुआ था। प्रत्येक भाग में कोई कुलीन पुरुष शासक करता था। उन्होंने नगरों में भव्य किलों, सड़कों और मंदिरों का निर्माण किया। वे सीढ़ीदार खेत बनाकर आलू, शकरकंद आदि की खेती करते थे। अनाज को बड़े बड़े सरकारी गोदामों में संकट के लिए सुरक्षित रखा जाता था। कुछ लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, कपड़ा बनाने और लामा तथा अल्पाका में से ऊन प्राप्त करने के व्यवसाय भी अपनाए हुए थे। इनका लोग सोने, चांदी और तांबों को गलाकर उनके आभूषण बनाते थे। अस्त्र बनाने के लिए कांस्य प्रयोग में लाया जाता था। उन्होंने चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति की। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुनः जागरण के कारणों का वर्णन करें। तो यूरोप में पुनः जागरण एक आकस्मिक घटना नहीं थी। मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे होने वाली विकास की प्रक्रिया का परिणाम ही पुनः जागरण की पृष्ठभूमि है। यूरोप में आधुनिक में पुनः जागरण के निम्न कारण थे। पहला है कुस्तुनतुनिया का पतन। 15वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना 1453 में कुस्तुनतुनिया के रोमन साम्राज्य के पतन से संपूर्ण यूरोप में हलचल मच गई। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए वहां पर बसे हुए ग्रीक विद्वानों, साहित्यकारों तथा कलाकारों ने भागकर इटली में शरण ले लिया। वहां पहुंचकर विद्वानों का यूरोप के अन्य विद्वानों से और इस संपर्क के परिणाम स्वरूप यूरोप व उनके अन्य आसपास के देशों में पुनः जागरण की धारा अत्यधिक वेग के साथ बढ़ने लगी। दूसरा है धर्म युद्धों का प्रभाव। तो मध्यकाल में ईसाइयों एवं मुसलमानों में अनेक धार्मिक संघर्ष हुए। दोनों में संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। मुस्लिम विद्वानों के स्वतंत्र विचारों का प्रभाव ईसाइयों पर पड़ा। अरबों के अंक गणित तथा बीजगणित आदि विषय यूरोप में प्रचलित हुए। मुसलमानों के आक्रमणों का सामना करने के लिए यूरोप के राष्ट्रों में आपसी संबंध घनिष्ठ होने लगे। यूरोप में रोम पोप तथा सम्राटों के संघर्षों के कारण धीरे धीरे लोगों की पोप तथा धर्म पर श्रद्धा कम होने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी पुनः जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के व्यापारी चीन और भारत तथा अन्य देशों में पहुंचने लगे। व्यापार की उन्नति से यूरोप का व्यापारिक वर्ग समृद्ध हो गया तथा व्यापार एक देश से दूसरे देश में प्रगति कर बैठा। नए वैज्ञानिक आविष्कार। व्यापार के विकास से अधिक धन एकत्र हुए। अतिशेष धन नए आविष्कारों को क्रियान्वित करने में सहायक हुआ। पुनः जागरण के लिए आवश्यक था कि नए विचारों का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए कागज तथा मुद्रालय के आविष्कार ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। 5वां है नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव। नवीन भौगोलिक खोजों में यूरोप के साहसी नाविकों में से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस तथा हॉलैंड के नाविकों ने अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को जाने के मार्गों का पता लगाया, जिससे व्यापार वृद्धि के साथ उपनिवेश स्थापना का कार्य हुआ। इन देशों ने यूरोप के धर्म एवं संस्कृति के प्रसार का मौका मिला। 6ठा है सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन पुनः जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। सामंतवाद के रहते हुए पुनः जागरण के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। सामंतवाद के पतन के कारण लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने तथा उद्योग धंधे, व्यापार, कला और साहित्य आदि के विकास के समुचित अवसरों की प्राप्ति हुई। 7वां है मानववादी दृष्टिकोण का विकास। ज्ञान के नए क्षेत्रों के विकास ने मानववादी दृष्टिकोण को विकसित किया। मानववादी दृष्टिकोण के विचारों ने डच लेखन एरास्मस ने ईसाई धर्म की कमजोरियों को जनता के सामने रखा। उसने आम इंसान को महत्व दिया। फिर है औपनिवेशिक विस्तार। पुनः जागरण के कारण धीरे धीरे यूरोप के राज्यों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की भावना जागृत हुई। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रसार अन्य राष्ट्रों में होने लगा। 17 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति में लोहा एवं कोयला उत्पादन की भूमिका की व्याख्या करें। तो लोहा उद्योग में कोयले ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्होंने जिसने औद्योगिकरण के चौथे चरण का गठन किया। मध्य युग से ही लोहा और इस्पात यूरोपीय प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन महंगी उत्पादन प्रक्रियाओं ने उनके उपयोग को सीमित कर दिया। अनेक प्रारंभिक आधुनिक निर्माण की तरह लोहा का निर्माण व्यक्तिगत कारीगरों के एक बड़े पैमाने पर अनुभव और कौशल पर निर्भर करता था, जिनकी छोटी फाउंड्री ने उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक टुकड़े का बारीकी से निरीक्षण करने की अनुमति थी। स्टील और भी स्पष्ट रूप से एक विशेष उत्पाद था, जिसके लिए मुख्य रूप से स्वीडन में पाए जाने वाले बेहतर लॉ एस की आवश्यकता होती थी। हाथ से जाली या हथियार जैसे उपयोगों के लिए आरक्षित था और अधिक सांसारिक उत्पादकों के लिए बहुत महंगा था। लेकिन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पावर ब्लोअर मतलब बहुत उच्च तापमान बनाने के लिए और हथौड़ों मतलब अशुद्धियों को दूर करने के लिए कोयले और भाप इंजन की उपलब्धता ने नई लौह निर्माण प्रक्रियाओं के अनुरूप को प्रेरित किया और इन नाटकीय रूप से उद्योग के अर्थशास्त्र को बदल दिया, क्योंकि इन तकनीकों के लिए
महंगी मशीनरी आवश्यक थी। लोहे का उत्पादन तेजी से बड़े उद्योगों में केंद्रित था। सबसे नाटकीय रूप से आयरन मास्टर जॉन विलिंगसन 1728 से 1808। लेकिन एक बार जब मशीनरी स्थापित हो गई तो इसने निम्न श्रेणी के सस्ते अयस्कों के उपयोग की अनुमति दी। लागत तदनुसार गिर गई और 18वीं शताब्दी के अंत तक सस्ते लोहे की उपलब्धता इसके उपयोग को एक पूरी तरह से नई श्रृंखला की कल्पना करना संभव बना दिया। नए आर्थिक क्षेत्रों में नवाचारों को फैलाने के लिए उत्साह बाद में 18वीं शताब्दी की ओर से विशेषता थी और इसका मतलब था कि औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कई क्षेत्रों में बदल दिया। तो बच्चों इसको आप लोग धीरे धीरे देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं हम। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणामों की चर्चा करें। तो इसका पहला है राजनीतिक परिणाम। इसने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन, यहाँ स्पेलिंग गलत है बच्चों, प्रोत्साहन दिया और राजाओं की निरंकुश सत्ता को मान्यता दे दी। फ्रांस तथा स्पेन को छोड़कर यूरोप के अधिकांश देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। कैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेंटों के बीच धर्म के नाम पर 30 वर्षीय युद्ध हुए। फिर है धार्मिक परिणाम। इस आंदोलन ने यूरोप के ईसाई देशों के एकता नष्ट कर दी। ईसाई जगत शब्द का नामो निशान मिट गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड के कुछ प्रदेश रोम के चर्च से अलग हो गए। यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत नैतिकता का उदय हुआ। ईसाई धर्म में 3 संप्रदायों को जन्म हुआ। लूथर का संप्रदाय लूथेरियन, ज्विंगली को संप्रदाय विंगलियन और कैल्विन का संप्रदाय प्रेस्बिटेरियन। आर्थिक परिणाम। इस आंदोलन ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। रोमन चर्च ने सूदखोरी को अनैतिक और अधार्मिक बताया था, लेकिन प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने इसे कानूनी घोषित कर दिया, जिससे यूरोप में पूंजीवाद का विकास और व्यापार में वृद्धि हुई। फिर है राष्ट्रीय भाषा व साहित्यिक विकास। फिर है धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चीनी क्रांति में डॉक्टर सन यान सेन की भूमिका तथा प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करें। तो सन यान सेन के नेतृत्व में 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणराज्य की स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार के थे और उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उनका परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुइंग के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 सिद्धांत है। पहला, राष्ट्रवाद। इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप से माना जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। दूसरा है गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना। और तीसरा सिद्धांत है समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में समानता लाए। सन यान सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। तो बच्चों ये था आज के एग्ज़ाम इतिहास का आंसर शीट, आप लोग मिला लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।